बीते 2 हफ्तों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी पीओके के लोगों की आवाज दबाने के लिए इस बर्बरता तक उतर आएगी, लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यहां हम आपको सारा अनएडिटेड फुटेज भी नहीं दिखा सकते हैं, एपिसोड ही डिलीट हो जाएगा, कम्युनिटी स्ट्राइक लग जाएगा। लेकिन फैक्ट तो यही है कि सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं, सरेआम प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई जा रही हैं, 15-16 साल के बच्चों तक को बख्शा नहीं गया है। पाकिस्तानी आर्मी के ब्रूटैलिटी के किस्से वैसे तो दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन शायद पहली बार उन्हें इजरायली सेना से बदतर बोला जा रहा है। हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी परली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो जालिमों। ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी के क्रैकडाउन में मरने वालों की उम्र ज्यादातर जवान लोगों में शामिल है, जिनकी उम्र 15 साल से 35 साल के बीच में है। मौत का यह मंजर और अपनी हैवानियत की तस्वीरें अब दुनिया से छुपाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने पूरे इलाके में इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज को 40 दिनों से बंद करके रखा है। यहां तक कि हॉस्पिटल्स लॉक कर दिए गए हैं ताकि डेड बॉडीज और ये जो ब्लड सोक्ड जो बेड्स हैं उनकी फुटेज दुनिया तक ना पहुंच पाए। इंटरनेशनल मीडिया जैसे अल जजीरा को पूरे देश में अब ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक स्पेशल एडवाइजरी निकाली है इंटरनेशनल मीडिया के लिए। हिदायत दी गई है उनको कि फॉरेन मीडिया लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बाहर रिपोर्टिंग तभी कर पाएगी जब सरकार की तरफ से उनके पास एक एनओसी होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। लोकल मीडिया पर भी इन प्रोटेस्ट को कवर ना करने के लिए जबरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के टॉप टीवी होस्ट्स में से एक तबिश हाशमी को अपना 5 साल पुराना शो हंसना मना है को रातों रात बंद करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने शो में पीओके में हो रहे बर्बरता पर सवाल खड़े कर दिए थे। हंसना तो छोड़ो, अब तो बोलना भी मना है, थैंक्स टू द पाकिस्तानी आर्मी। याद रखिए, ये वही पाकिस्तान है जो सालों से कश्मीर के मुद्दे पर भारत को इंटरनेशनल फोरम्स में घेरने की कोशिश करता रहता है, ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करता है। कभी यूएन में उसके रिप्रेजेंटेटिव्स गाजा की तस्वीरें जम्मू एंड कश्मीर बताकर चला देते हैं, तो कभी एंटी टेरर ऑपरेशंस को ह्यूमन राइट्स का मुद्दा बनाते हैं, भारत पर कीचड़ उछालते रहते हैं। आज वही पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर की सच्चाई दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही है और बुरी तरीके से फेल कर रही है। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे कि आखिर पीओके में चल क्या रहा है। बीते 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान की फौज पीओके में लोगों पर इस तरीके से बर्बरता और गोली बरसा रही है। क्या है ये 12 रिजर्व्ड सीट्स का मसला जिसके खिलाफ पूरा पीओके सड़कों पर उतर आया है? भारत इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहा है? हमारे लिए इन प्रोटेस्ट और क्रैकडाउन से सीखने के लिए क्या चीज है? और अब आगे पीओके का क्या होगा? कहानी शुरू होती है 5 जून 2026 से। यह वो दिन था जब एक लोकल कश्मीरी ग्रुप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को पाकिस्तान की सरकार एंटी टेररिज्म लॉस के तहत बैन कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह ग्रुप वहां के आम लोगों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहा था, उनके हक के लिए सरकार से सवाल पूछ रहा था। अब आप जानते हैं कि किसी भी तानाशाह के लिए सवाल कितने खतरनाक हो जाते हैं। 5 जून के बाद पाकिस्तान और पीओके में हालात तेजी से बिगड़े हैं, लेकिन जो मसला है पाकिस्तान की सरकार इसे पहले ही सॉल्व कर सकती थी, हिंसा के बिना सॉल्व कर सकती थी, क्योंकि मई के महीने में ये जेएएसी और सरकार के बीच में मुजफ्फराबाद में बातचीत चल रही थी, लेकिन वो बातचीत फेल कर जाती है। जेएएसी की ये 12 रिजर्व्ड सीट्स को अबॉलिश करने की जो मांग है, सरकार उसे नहीं मानती है, बातचीत नहीं करना चाहती है। अब क्या है ये 12 सीट्स का जो पूरा मसला, ये जो पूरा फसाद है, उसकी जो जड़ है वो अभी बताता हूं। लेकिन पाकिस्तानी सरकार जो है वो जानती थी कि ये बातचीत बंद करने के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि 5 जून से ही इलाके में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क काट दिया जाता है। भारी संख्या में अरेस्ट और डिटेंशन का सिलसिला चालू हो जाता है। जेएएसी के जो लीडर्स हैं उनको उठाकर जेल में डालना शुरू हो जाता है। पीओके में इलेक्शंस को एक फेज में पहले होना था 27 जुलाई को, फिर उसे 3 फेजेस में बांट दिया जाता है, 27 जुलाई, 2 अगस्त एंड 10 अगस्त।
पाकिस्तानी रेंजर्स पीओके में गश्त लगाना शुरू करते हैं। 20-25 गाड़ियां, मशीन गन लैस लोग गांव गांव में जाकर दहशत फैलाते हैं। यह बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा सरकार के खिलाफ अब आवाज मत उठाओ, गोली मार देंगे। 5-10 लोग क्या एक साथ दिख जाते तो फायरिंग भी शुरू हो जाती। लेकिन इस सब का जो इंपैक्ट हुआ वो उल्टा हुआ। लोग डरे नहीं, लोग उल्टा ज्यादा नंबर पर सड़कों पर आना शुरू कर दिए। सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए लोगों ने कई की हाईवेज को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पाकिस्तान सरकार डर गई और फिर शुरू हुआ एक और ब्रूटल क्रैकडाउन का सिलसिला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पर अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। देखते ही देखते कुछ इलाकों में लाशों के ढेर लग गए। जेएसी के स्पोक्सपर्सन एसए खान ने आरोप लगाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने रावलकोट और मीरपुर में हजारों पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जब उनकी लाशों को अस्पताल ले जाया गया तो फिर एविडेंस मिटाने के लिए अस्पताल को लॉक कर दिया, लाशें गायब कर दी। सच में यह तो इजरायली आईडीएफ वाली हरकतें अब पाकिस्तानी आर्मी करने लगी है। अब ऐसा नहीं है कि बिगड़ते हालात देखते हुए सरकार इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि आपकी जब हेकड़ी होती है तो फिर वो लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। 27 जुलाई को पहली फेज ऑफ पोलिंग होती भी है और बड़ी तादाद पर हिंसा वहां भड़क जाती है, बहुत खून खराबा होता है, लेकिन फिर भी जो बाकी 2 फेजेस ऑफ इलेक्शन है उसे कॉल ऑफ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? इसका जवाब पहले फेज के नतीजों में भी आप साफ देख सकते हो। दरअसल फेज 1 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो प्रेजेंट सरकार है, जो चला रही है पीएमएल, 13 में से 9 सीट्स वो जीत देती है। फिर फेज 2 में भी मुजफ्फराबाद में वायलेंस होता है, टर्नआउट कम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन का प्रोसेस जारी रखा जाता है। ये लोअर प्लेट का मुकाम है जहाँ पर मुजफ्फराबाद पे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। लोग इंतखाबात को बाइकॉट कर रहे हैं। Shops and markets are completely closed for the last 3 days as the protest has now spread to Muzaffarabad. The turnout at the polling stations is low. People are now admitting that most of the people are not casting their vote because they want to show their solidarity with the people of Rawalakot who have been under siege. इतना वायलेंस, इतना खून खराबा, लेकिन सेकेंड फेज में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने क्लीन स्वीप हासिल कर ली। 18 में से 14 सीट्स उन्होंने जीत ली। अभी फेज 3 10 अगस्त को होने वाला है और खून खराबा होगा, इलेक्शन रिगिंग के आरोप लगते रहेंगे, लेकिन जब सरकार जीत ही रही है, वो जश्न मना रही है, मरते रहे लोग, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब चीजें इतनी बिगड़ गई तो पाकिस्तान की सरकार को ऑफिशियली तो कुछ कहना था, कोई जस्टिफिकेशन तो देना ही था। अब आप सोचिए ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की सरकार क्या करती? बिल्कुल सही सोचा आपने। उसने कहा कि पीओके में जो हालात हैं उसके पीछे इंडिया का हाथ है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तरर ने इस ब्रूटल क्रैकडाउन को जस्टिफाई करते हुए कहा कि प्रोटेस्टर्स तो वो हैं जो मिलिटेंट्स हैं और इसके पीछे इंडिया का हाथ है। और जो मजमूम साजिश जिसका ये हिस्सा है और जिसको ये आगे लेके चल रहे थे, आज कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी को कि इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं और हमारे पास अब इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अताउल्ला साहब, लगता है आप धुरंधर से थोड़ा ज्यादा ही इंप्रेस्ड हो गए हो। अच्छा चलिए मान लेते हैं आपकी बात सही है, इंडिया इस सब में इन्वॉल्व है, इंडिया ही ये सब करवा रहा है, तो एक काम करिए, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को कहे कि इस्तीफा दे दो। हैं? अबे काहे का फील्ड मार्शल, जब भारत पीओके के अंदर इतना बड़ा कब्जा जमा कर बैठा हुआ है, इतना वायलेंस क्रिएट कर सकता है, इतने सवाल खड़े कर सकता है, पाकिस्तान को एम्बैरेस कर सकता है। वैसे इंडिया वाला नैरेटिव पाकिस्तान की आवाम को अब हजम भी नहीं होता है, इसीलिए सरकार अब अलग नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है जेएसी, वो जनता की आवाज नहीं उठा रही है, वो एक्चुअली एक उग्रवादी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस बात को प्रूव करने के लिए अपने सपोर्ट में उन्होंने कुछ ड्रोन फुटेज भी साझा की है, जिसमें उनके मुताबिक कम से कम जेएसी के लोग छतों पर हथियार लेकर खड़े नजर आते हैं सरकार के फोर्सेस को अटैक करने की कोशिश में। पुलिस का यह भी दावा है कि पूछताछ के दौरान एक शख्स ने बताया कि एक पैरामिलिट्री ऑफिसर को मारने के लिए उसे 1 करोड़ रुपए तक का इनाम देने का वायदा किया गया था। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहां तक भी कह दिया कि ये जो प्रोटेस्टिंग सिविलियंस हैं वो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूं, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूं जिसमें हम
हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान। एक एक लाश को, एक एक झूठ को छुपाने के लिए कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे पाकिस्तान सरकार को। लेकिन जेएसी के उमर नजीर ने इन सभी दावों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि हाल ही में हुए इलेक्शंस में वो जो रिगिंग हुआ है उससे सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जेएसी का कहना है कि उनका मूवमेंट बिल्कुल नॉन वायलेंट है, बिल्कुल पीसफुल है, लेकिन फिर भी उन पर गोलियां चलाई गई। इसी बीच जेएसी के लोगों ने एक पुलिस वाले को पकड़ा, वो इंडियन करेंसी प्लांट कर रहा था, रंगे हाथों उसे पकड़ा गया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि यह सब इंडिया फंडेड है। उमर नजीर का यह भी कहना है कि वो सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी पूरी तरीके से जारी रहेंगे। प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाने के अलावा, जैसे कि हमने आपको बताया, सरकार नैरेटिव कंट्रोल करने में बहुत इंटरेस्टेड है, बेताब है सरकार। तो इसीलिए मीडिया आउटलेट्स को बैन किया जा रहा है। जर्नलिस्ट को ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए स्पेशल परमिशन अब रिक्वायर्ड है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रोटेस्ट और शटडाउन की वजह से इलाके में खाने और बाकी एसेंशियल सप्लाईज के लिए भी क्राइसिस उत्पन्न हो रही है। शहरों से कनेक्टिविटी लगभग टूट चुकी है, यहां तक कि चावल की बोरियां भी छुपा छुपा कर स्मगल करके लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। हालात इतने खराब हैं। जब एक इलाके में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो कारण एक से ज्यादा होता है। ये जो 12 रिजर्व सीट्स वाला कंट्रोवर्सी है उस पर आते हैं, लेकिन याद रखिए पीओके हमेशा से ही पाकिस्तान के अंडर डेवलप्ड रीजन्स में आता है, जहां एजुकेटेड यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12 से 15% के आसपास है, जो कि पाकिस्तान के नेशनल अनएम्प्लॉयड रेट विच इज अबाउट 6.3% उससे लगभग दुगना है। वहां के लोगों में आक्रोश का एक बड़ा कारण है एनर्जी एंड इकोनॉमिक निग्लेक्ट। पूरे पाकिस्तान की हाइड्रो पावर कैपेबिलिटीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीओके से मिलता है। अकेले मांगला डैम 1000 मेगावाट्स और नीलम झेलम प्रोजेक्ट 969 मेगावाट्स जैसे प्लांट्स हैं। मैंने कुल मिला के आप मान लीजिए अबाउट 2500 मेगावाट से ज्यादा जनरेशन पोटेंशियल है इस इलाके का, जबकि लोकल डिमांड सिर्फ 350-400 मेगावाट है। लेकिन यहां के डैम्स पूरे पाकिस्तान को रोशन करते हैं। इसके बदले में पाकिस्तान को 2.53 रुपीस पर यूनिट का कॉस्ट पड़ता है बिजली के लिए। लेकिन पीओके में लोकल रेजिडेंट्स उसी बिजली के लिए 40 से 60 रुपए पर यूनिट तक का गगनचुंबी रेट्स, एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट्स पे करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जो वहीं जनरेट हो रही है। इसके अलावा फेडरल डेवलपमेंट फंड्स में 20 से 30% की कटौती हुई है इस क्षेत्र में, इसीलिए बेरोजगारी और महंगाई रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच रही है। साफ तौर पर सरकार इस एरिया को इग्नोर कर रही है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। इस अन्याय के खिलाफ 2023 में एक मूवमेंट खड़ी होती है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या जेएसी। ये वहां की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये वहां के ट्रेडर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी का एक अम्ब्रेला ग्रुप बनता है जो अलग अलग मुद्दों को साथ आकर आवाज उठाने की कोशिश करता है, सरकार से जवाब मांगता है। इनकी मांगे बहुत ही सिंपल हैं। हमें सस्ता राशन दे दो, बिजली के बिल्स हमारे कम कर दो, और पीओके को पाकिस्तान के जो बाकी 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, इनके बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड्स मिलती है हमें भी फंड्स दो। पिछले साल अक्टूबर 2025 में कई राउंड्स ऑफ निगोशिएशन होती है, बातचीत होती है पीओके गवर्नमेंट और जेएसी के बीच में। एक मुजफ्फराबाद अग्रीमेंट साइन होता है। सरकार ने इनके 38 में से ज्यादातर जो मांगे थी वो मान भी ली थी। प्रोटेस्टर्स वापस घर चले गए, थम गए, शांति आ गई। लेकिन महीनों बीत गए, पेपर से वो अग्रीमेंट निकलकर जमीन पर इंप्लीमेंट ना हो गया। सरकार ने अपने मन में अग्रीमेंट को फाड़कर फेंक दिया। और इसी दौरान वहां एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जिसका मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन निकला नहीं था, लेकिन अब वो चुनाव आ गया था, तो वो मुद्दा आप धमकता है, फट के बाहर आता है। और वही मुद्दा है 12 रिजर्व्ड सीटों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर। पीओके की लेजिस्लेटिव असेंबली में 53 सीट्स कुल मिलाकर हैं। इसमें से 8 सीट्स रिजर्व्ड हैं, 5 औरतों के लिए, 1 यूलेमा माने रिलीजियस स्कॉलर मौलवीज के लिए, 1 ओवरसी कश्मीरी के लिए, 1 टेक्नोक्रेट के लिए। बाकी बचे 45 सीट्स। इन 45 सीट्स में से 33 सीट्स पर पीओके में डायरेक्ट वोटिंग होती है। अब आपको लगेगा यहां से तो ठीक ही है, बातें चल रही है, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब बाकी बचते हैं 12 सीट्स। ये 12 सीट्स रिजर्व्ड हैं उन रेफ्यूजीज के लिए जो 1947 के बाद कश्मीर से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आते हैं। अब आप पूछोगे कि इसमें क्या गलत है? अरे रेफ्यूजीज को उनका हक मिलना चाहिए, बराबर बात है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, मिलना चाहिए। लेकिन यहां भी कुछ ऐसे सियासी दावपेच खेले जाते हैं
जिसको अगर आप जानोगे तो आप भी सोचोगे हैं ऐसा भी होता है। ये पूरा मुद्दा, ये कंट्रोवर्सी कश्मीरी रेफ्यूजीज का नहीं है, बल्कि रेफ्यूजीज के नाम पर जो पॉलिटिक्स खेला जाता है उस पर है। ये जो 12 रिजर्व सीट्स हैं पीओके में, वो पीओके से लोग चुने नहीं जाते हैं, बल्कि ये 12 सीट्स पाकिस्तान के अलग अलग प्रोविंसेस में रह रहे कश्मीरी रेफ्यूजीज के हिसाब से इसे बांटा गया है। यानी 7 सीट्स पंजाब में, 1 खैबर पख्तूनवा में, और बाकी सीट्स ऐसी जगह जहां एक कंस्टिट्यूएंसी के वोटर सोच लीजिए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद जैसे अलग अलग रीजन्स में बिखरे हुए हैं। यानी सीट्स की बाउंड्री जियोग्राफी से नहीं, बल्कि रेफ्यूजी पॉपुलेशन जहां जहां रहती है उसके बेसिस पर आकी गई है। मतलब पीओके की असेंबली में बैठने वाले 12 एमएलए जो होंगे वो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से इलेक्ट होकर आते हैं, और हमेशा से ही इन 12 सीट्स पर उसी मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी का कब्जा होता है जिसकी सरकार केंद्र में होती है। यह सिस्टम इतना बेहुदा है, आप सोचिए जैसे केरला में एमपी कौन बनेगा उसका फैसला दिल्ली में बैठे केरला की पॉपुलेशन करेगी। अब वाजिब है कि लोकल्स इस सिस्टम को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये 12 सीट्स इस्लामाबाद के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करती है। इस पर तो कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए ये बात समझने के लिए। अब सोचिए 53 की असेंबली में अगर किसी बाहरी पार्टी के पास पहले से ही 12 सीट्स फिक्स्ड हो, तो लोकल अगर कोई पीओके की पार्टी होगी उसके लिए मेजॉरिटी हासिल करना कितना मुश्किल होगा। पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमेशा से ही कहते आए हैं कि सेंटर की रूलिंग पार्टी को सरकार बनाने के लिए हमेशा से ही ये जो 12 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका सपोर्ट तो मिलता रहता है, और इन्हीं की वजह से सेंटर के पास भी पीओके पर हमेशा से ही पकड़ बनाने के लिए एक जरिया, एक चाबी रहता है। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होता है सेंटर पार्टी के लिए। सेंटर को पीओके एमएलए का सपोर्ट मिल जाता है, बैठे बैठे 12 मेरे पास हैं, और पीओके में सेंटर का दबदबा बनाने के लिए अच्छा खासा फॉर्मूला है ये। और अब जेएसी की सबसे बड़ी मांग यही है कि ये 12 रिजर्व सीट्स को अबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि जब तक ये सिस्टम रहेगा पीओके में लोग अगर वोट कर भी दे, पीसफुल वोट भी हो जाए, रिगिंग भी ना हो, लेकिन उनकी आवाज कभी असेंबली तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाएगी। और यही सबसे बड़ी आयरनी है, पाकिस्तान दुनिया को कश्मीर में डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, जबकि अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में लोगों की आवाज को दबाता है। और ऐसा भी नहीं है कि यह प्रोटेस्ट पीओके की आजादी के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो इंडिया फंड कर रही है। अरे प्रोटेस्टर सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं कि ये 12 जो रिजर्व सीट्स हैं उन्हें आप रद्द कर दो, क्योंकि साफ तौर पर सीट्स के जरिए पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि सीट्स को पीओके के अंदर रहने वाले लोगों के लिए ही आप रख लीजिए, नॉट फ्रॉम ऑल ऑफ पाकिस्तान। आज जब पीओके में लोगों की आवाज इस तरीके से दबाई जा रही है तो दुनिया देख रही है। विदेश में कई लोग पाकिस्तान सरकार के इस क्रैकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे डिस्टर्बिंग बताया है, इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर करने की मांग की है। वही यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ वॉल्कर टर्क ने भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग उठाई है और सिविल सोसाइटी पर हो रहे क्रैकडाउन को लेकर गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। हालांकि भारत में अभी भी टॉप लेवल पर लीडरशिप ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने इस चुनाव को सिर्फ दिखावे का नाटक बताया है, जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन को छुपाना है। इंडिया ने ओपनली दुनिया के सामने कहा है कि पाकिस्तान पीओके में बेरहमी से फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, बेकसूर नागरिकों की जान ले रही है, और अपने ही नागरिकों को दुश्मन बताने वाला डिफेंस मिनिस्टर, ये उनके लिए भी बहुत शर्म की बात है। लेकिन सवाल यहां यह भी आता है कि पाकिस्तान अचानक से पीओके को लेकर इतना पैरानॉइड एंड वायलेंट क्यों हो गया है। कश्मीर का जो कॉज है वो दिल से लगाकर घूमता है। आखिर ऐसा वो जो कर रहा है अपने कॉज को ही तो डैमेज कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की असलियत अब पूरे दुनिया को दिखने लगी है। कुछ तो बदला है पीओके में, कहीं ना कहीं तो लोग पीओके में समझ रहे हैं कि उनको आजाद आजाद बोलकर उनके साथ एक बहुत बड़ा जुमला खेला गया है, वो तो पिछड़े ही रह गए, उन्हें तो पराया की तरह वहां इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसीलिए शायद पाकिस्तान की सरकार भी इस मुद्दे को अब दफन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो तरीका उन लोग ने अपनाया वॉज ऑफ ब्रूटल क्रैकडाउन। यही बात अगर बातचीत से भी कर सकते थे और मसला सुलझ सकता था, लेकिन 40 से ज्यादा ऑफिशियली और हो सकता है 80 तक लोग मारे जा चुके हैं इस प्रोटेस्ट तक, और अब यह प्रोटेस्ट लाहौर और इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है। तो यह बात सिर्फ इंडिया फंडिंग या इंडिया एजेंट्स का नहीं रह गया है, पाकिस्तान की आवाम सरकार की सच्चाई को समझ चुकी है। इतना तक कि पीपीपी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर सीधा निशाना साध दिया है। कहा है कि पीओके में जो वाइड स्प्रेड रिगिंग, वायलेंस, इंटिमिडेशन हुआ है, वो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यही होता है जब आप डिक्टेटोरियल रवैया हमेशा अपनाते हो, कभी ना कभी तो वो बैकफायर करता है। पीओके के लोगों ने जो मांग रखी थी वो कुछ ज्यादा नहीं थी, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की थी। बदले में क्या मिला? उन्हें दुश्मन बोला गया, उन्हें घुसपैठिए बोला गया, उन्हें इंडिया फंडेड बोला गया। याद रखिए, एग्जैक्टली यही बातें 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, उनके लोगों को भी कहा गया था जब वहां के लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। तो पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें इंडिया एजेंट्स बोल दिया, जेनोसाइडल मैसेकर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? देश के दो हिस्से हो गए। कश्मीरियों को आजादी आजादी का जुमला ख्वाब बेचा गया है इतने सालों से, आज खुद पाकिस्तान उन्हीं लोगों के खून का प्यासा हो गया। अरे भैया, जिंदगी से आजाद नहीं करना था लोगों को, लेकिन ये हथकंडे ईस्ट पाकिस्तान में नहीं चले थे और पीओके में भी नहीं चलेंगे। आज अमेरिका की गोदी में बैठकर पाकिस्तानी आर्मी सोच रही है कि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में चीजें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से ऑल पावरफुल जनरल परवेज मुशर्रफ कैसे इस्लामाबाद में प्रेसिडेंशियल पैलेस से बाहर निकाल दिया था लोगों ने। आज मुनीर सोचता है कि वो अनटचेबल है। अरे पाकिस्तान की आवाम ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर कर देगी। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देशभक्त परिवार आज 10 मिलियन स्ट्रांग बन चुका है। पिछले 8 सालों से देशभक्त पूरे इंडिपेंडेंस के साथ सिस्टम से सवाल पूछता आया है, सच को दिखाता आया है, और वो भी किसी पेवॉल के बिना। हमारे लिए हमारी इंडिपेंडेंस हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, इसीलिए हमने कभी भी न सरकार से, न किसी पार्टी से, न किसी बिजनेसमैन से हमने कभी भी एक पैसा नहीं लिया। इनफैक्ट हमने आज तक एक डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ग्रांट या फंडिंग भी नहीं उठाई है। लेकिन अगर हमें यह कारवां आगे बढ़ाना है तो आपका साथ चाहिए होगा। सब्सक्राइब के साथ साथ सपोर्ट कीजिए हमें। देशभक्त मेंबर आप बन सकते हैं वाया patreon.com/thedeshbhakt, या फिर आप यूट्यूब पर ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन एंड कंटेंट को भी अनलॉक कर सकते हैं। मेनी थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मेनी मोर एपिसोड्स कमिंग अप।